हम्म, क्लास जो है आज की, इसमें हम कास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे। बट अभी रिकैप चल रहा है, जैसे कोई एपिसोड देखते हैं तो पिछले एपिसोड में आपने देखा, वही चल रहा है अभी। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको अपरदनात्मक स्थलाकृतियां के डायग्राम को बनाने की पूरी एक प्रैक्टिस कराई थी, अभ्यास कराया था कि डायग्राम हम और आप सब बना सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने एक तरीके से मुझे प्रोवोक किया था कि सर डायग्राम तो मैनुअल बना के दिखाएंगे तब ना हम बना पाएंगे, कि तब हम देखते हैं तब पता नहीं चलता है कैसे बनाए इसको। तो बच्चा का जो लाइन था मेरे दिल को छू गया कि सही कह रहा है ये। टीचर को बनाते देखेगा तो हो सकता है अंदर से अंतरात्मा कहे कि ऐसा तो मैं भी बना लूंगा, इतना मेहंदी वेहंदी डिजाइन विजाइन मारता हूं तो ये तो बना ही लूंगा। ठीक है। तो फिर नून अटक बता दिया था। नून अटक के अलावा और यदि कोई कुछ बताया होता होगा तो अच्छी बात है, हालांकि 5 से ज्यादा होना चाहिए आपके पास। कई सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बता दी थी। झीलें 3 तरह के बताए थे, उसको भी अलग अलग बना सकते हो। नून अटक के अलावा एक और था, अरेत। अरेत भी बताया था, जो उसका पूरा डायग्राम बना के बताया था। अरेत, अरेत एक तरह का तीक्ष्ण कटक है। तीक्ष्ण कटक का मतलब हो गया क्या, जब दोनों तरफ किसी पहाड़ी की ढलान में, एक तरफ इधर पहाड़ी का ढलान, एक तरफ इधर पहाड़ी का ढलान है, और इसके ढलान में यहाँ पे सर्क बन गया और यहाँ भी सर्क बन गया। ठीक है। और कालांतर में ये तो रह गया, ठीक है, ये रह गया, और सर्क जो है उसका हिम पिघल गया। हिम पिघलने के बाद क्या हुआ, दोनों तरफ से ये हट गया, और कठोर चट्टान ऐसे के ऐसे खड़ी रह गई। कठोर चट्टान इस तरह से खड़ी रह गई। तो ये जो डिजाइन बना, यही क्या है, एक तरीके से, नहीं, ये क्या है फिर, श्रृंग है, ये हॉर्न है, ये तो हॉर्न हो गया। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हॉर्न जैसा डिजाइन बहुत लंबे दूर तक क्रिएट होता है, या पहाड़ी ढलान में भी क्रिएट होता है। सोचो कि इस तरीके से यदि हॉर्न जैसा नुकीला सा, ये तो हॉर्न बना दिया मैंने गलती से, एक और डायग्राम याद हो गया। हॉर्न आपको एक 10वां डायग्राम हो गया हॉर्न। हॉर्न का मतलब हो गया गिरिश्रृंग बोलते हैं इसको। तो आपने ये गिरिश्रृंग देख लिया। ठीक है, गिरिश्रृंग हो गया, गिरिश्रृंग, हॉर्न जिसको कहते हैं। तो हॉर्न के अलावा एक मैंने कहा अभी अरेत। अरेत दरअसल डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, लेकिन मैं बता सकता हूं आपको कि जैसे पहाड़ी है, इस तरह से ऐसे पहाड़ियां हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पहाड़ियों में कहीं कहीं ऐसे बीच से नुकीला सा कड़ा चट्टान रह जाता है, और यहाँ पे बर्फ, और यहाँ पे जो हिमनद है, ये दोनों हिमनद है, और हिमनद बह के फिसल गया नीचे। तो हिमनद के बीच में, दो हिमनदों के बीच में जो नुकीला सा कठोर चट्टान की परत हो जाती है, कंघी जैसी नुकीली, उसके लिए अरेत टर्म आता है। मेरे पास शायद सारी इमेजेस थी, अब कहाँ है इमेजेस देख लेता हूं मैं। ग्लेशियर टोपोग्राफी के नाम से हमने कहीं सेव किया होगा। हम्म, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ग्लेशियर टोपोग्राफी डायग्राम संथाल, प्रिपेयर डाउनलोड। बड़ी दुखद स्थिति होती है जब आपको कोई चीज मिलता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आप सीधे गूगल पे जाके भी इसके डायग्राम को देख देख सकते हैं। ये तो मैं अभी याद आया मुझे। तो हम डायरेक्ट इसके गूगल पे जाके आप एक बार ना, जो जो डायग्राम आपको समझ में ना आए, जिसको रियल में आप देखना चाहें, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, ग्लेशियल, ग्लेशियल टोपोग्राफी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ग्लेशियर टोपोग्राफी डॉक्यूमेंट्री, 2-3 मिनट की देखी थी मैंने। एक बार आप देखिएगा, आप लोग अपना टाइम निकालिएगा और एक बार देख लीजिएगा। ग्लेशियल टोपोग्राफी की रियल डॉक्यूमेंट्री देखनी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बनावटी देखने लगेंगे, नहीं, आपको रियल देखना है कि रियल में कैसा दिखता है। रियल इमेज इसका एक बार देख लीजिएगा। काम का नहीं है, लेकिन मन को बड़ी अच्छी तृप्ति संतुष्टि देगा। तो आप जरूर, सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार देख लीजिएगा जिनको इंटरेस्ट है, और जिनको नहीं है वो रहने दीजिएगा। अब देखिए, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का एक लिस्ट हमने पिछले दिन बनाया था, और इसमें मेनली हमने
तीन चीजों पे बात करनी होती है। एक होता है जिसको आप मोरेन कहते हैं, ये मोरेन क्या है, इसी को आप हिमोड कहते हैं। हिमनद द्वारा बहा के लाए गए मलबे को क्या कहते हैं, हिमोड या मोरेन कहते हैं। ठीक है। हाँ, हैंगिंग वैली जो है ना, दीपा सोनी आप कह रही हैं हैंगिंग वैली, अच्छा जिया ने वो क्वेश्चन दिया है, ठीक है हम दिखाते हैं। हैंगिंग वैली जो है वो इसी से रिलेटेड है। हैंगिंग वैली यू आकार की घाटी जहां खत्म होती है, यू आकार की घाटी जहां खत्म होती है, उस स्थान पे जो घाटी बनती है वो लटकती हुई घाटी कहलाती है। ठीक है, तो वो इसी से संबंधित है हैंगिंग वैली। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, मोरेन ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ड्रमलिन ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, और एक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है एस्कर। ये तीन मूल मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। और परिवहनात्मक जो है ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म जो है उसमें नहीं के बराबर स्थलाकृति बनती है। ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम टिल कहते हैं, TILL टिल, और आइस कॉन्ट्रैक्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो टिल, ठीक है, टिल होता है, टिल्स टिल्स क्या होता है, परिवहन जब हो रहा होता है, निक्षेपण जब हो रहा होता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन जब हो रहा है ग्लेशियर का, और ग्लेशियर प्रवाहित हो रहा होता है उसको ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहते हैं। और ग्लेशियर ड्रिफ्ट में जो जो हिस्सा ग्लेशियर ड्रिफ्ट का एक ऐसा पार्ट होता है जो ग्लेशियर ड्रिफ्ट से रिलेटेड होता है, मतलब ड्रिफ्ट का मतलब प्रवाह होता है। जब ग्लेशियर आगे की ओर सरकता है ना, तो सरकने के दौरान जो उसका सबसे, हाँ, पिछला हिस्सा होता है, बेसल और लॉन्जमेंट टिल और एबोलिशन टिल, दो तरह का टिल होता है। जहां पे इरोजन करती है, इरोजन जहां पे करती है, जहां मलबा लेती है और मलबा को कैरी ऑन करती है, तो उसके लिए ये टर्म टिल होता है। तो टिल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, उतना डेप्थ में जाना नहीं है, सीधे आप परिवहनात्मक में लिखेंगे। और परिवहनात्मक में पहला क्या लिखेंगे, मोरेन। और मोरेन में कोई डायग्राम नहीं है, बस सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि जिस तरह नदियां अपने साथ जो मलबा बहा के लाती है उसको जलोढ़ कहते हैं, वैसे ही हिमनद जो अपने साथ मलबा लाती है उस मलबा को मोरेन या हिमोड कहते हैं। और जो मोरेन होता है वो ज्यादातर माउथ ऑफ द ग्लेशियर्स के पास स्टोर होता है, ज्यादा क्वांटिटी में, डिफरेंट वैरायटी में। और जहां पे वो, वहां यदि स्टोर होता है मोरेन का ना, जहां वो स्टोर होता है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। एक मोरेन होता है जो ट्रांसवर्स आइस मूवमेंट होती है, ट्रांसवर्स आइस मूवमेंट होती है, यानी कि क्षैतिज, दो तरह की दो तरह के हिमनद होते हैं, हमने देखे थे गति के आधार पर, और उसका आकार जो होता है, दो तरह के हिमनद होते हैं। एक को हमने कहा था ट्रांसवर्स और दूसरे को कहा था लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, क्षैतिज हिमनद आप कह सकते हैं इसको, क्षैतिज रूप से बना हिमनद। और दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, लंबवत। ठीक है, जैसे पहाड़ी है और इन पहाड़ियों पर यदि इस तरह से ढलान पर ऐसे हिमनद यहाँ पे बना हुआ है, बीच में ऐसे लटका हुआ हिमनद है नीचे की तरफ, तो ये तो लंबवत हिमनद है। यदि इस तरह से हिमनद बन रहा है, इस तरह से, तो वो कैसा है, क्षैतिज है, ट्रांसवर्स है। तो मोरेन यानी कि हिमोड जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से मूवमेंट कर रही है हिमनद। यदि ट्रांसवर्स मूवमेंट है, ट्रांसवर्स मूवमेंट है, तो मोरेन जो बनता है उसको ट्रांसवर्स मोरेन कहते हैं, ट्रांसवर्स मोरेन कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा यदि क्षैतिज की जगह लंबवत मूवमेंट है, तो ऐसे केसेस में ज्यादा यहां पर मलबा जमा होता है लास्ट में, उसको ग्राउंड मोरेन कहते हैं, ग्राउंड मोरेन कहते हैं। इसके अलावा यदि मोरेन जो है, मोरेन डिपोजिटेड पैरेलल टू द आइस मूवमेंट, यदि इसके पैरेलल में थोड़ा सा इधर जमा हो गया या थोड़ा इधर जमा हो गया, ठीक है, ये हिमनद है, ग्लेशियर है, ये इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है, और कुछ मात्रा में यहां जमा हो गया, दोनों में से किसी तरफ जमा हो गया, पैरेलल जमा हो गया, तो उसको
जो है पैरेलल मोरेन या फिर समानांतर हिमनद के नाम से जानते हैं। यानी कि मोरेन में बस ये जान लीजिए कि हिमनद के द्वारा जो भी कैरी आउट करके लाया जाता है। बताता हूं मैं आउटवाश प्लेन आपको, ठीक है। आउटवाश का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे पानी कहीं बरसात में वर्षा यदि होता है तो क्या होता है, पूरा एरिया क्या करता है, वो धो देता है, ठीक है। इसको वॉश आउट बोलते हैं। तो जब जहां से कोई हिमनद गुजरता है, हिमनद गुजरता है कहीं से, तो वो पूरा एरिया जो होता है बहुत ज्यादा रेगमार की तरह प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इस तरीके की यदि कहीं पर स्थिति बनती है तो वो एक इरोजनल लैंडफॉर्म की तरह क्रिएट होता है। और उस इरोजनल लैंडफॉर्म के लिए ये टर्म यूज होता है, जिसको हम आउट वॉश भी कर सकते हैं, आउट वॉश प्लेन कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हिंदी टर्म जो आता है, आप इसको आ, मैं अभी एक वर्ड बता रहा था, टिल, ठीक है। और टिल्स को लेकर के एक बच्ची ने कमेंट किया है यहाँ पे, हिमानी द्वारा जमा किया गया जो अवर्गीकृत तलछट होता है उसको टिल कहते हैं। अक्सर हिमानी अपने अगले हिस्से में ज्यादातर कंकड़ पत्थर बजरी कैरी करता है, और वो जो होता है उसमें डिफरेंट वेराइटी का डिपॉजिट्स होता है, मलबा होता है। तो वो सारे मलबे को बिना कैटेगराइज्ड किए हुए यदि हम देखें तो उसके लिए टर्म होता है टिल। और टिल यानी एक तरह से हिमनद द्वारा लाया गया डिपॉजिट। टिल में कणों के आकार के अकॉर्डिंग बाद में टिल को डिवाइड किया जाता है कि कितने टाइप में बटेगा। यदि उसमें छोटा कण, बड़ा कण, सब आकार का कण होता है। लेकिन जब हिमनद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो लास्ट में जाके एस्कर में महीन कण जमा होते हैं, जहां एस्कर का निर्माण होता है महीन कणों से होता है। और बड़े बड़े जो चट्टान, गोलाकार चट्टान होते हैं, उससे ड्रमलिन का निर्माण होता है। तो ड्रमलिन और एस्कर और ये मोरेन, ये तीन स्थलाकृतियां जो हैं, ये विक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। बच्ची जो लिख रही है, टिल इज अ सिंगल स्टोन ऑफ एंड ग्राउंड ग्रुप ऑफ इट इज कॉल्ड मोरेन। तो टिल सिंगल स्टोन नहीं होता बेटा, थोड़ा सा इसको और समझ लेना। टिल जो होता है वो पूरे मोरेन को कहते हैं, और उसमें क्लासिफाइड नहीं होता जो पार्टिकल्स होते हैं। यानी हिमानी, हिमनद जो अपने साथ मलबा लाया, जब उसको हम क्लासिफाइड करके नहीं देखते हैं तो कंबाइंडली उसको क्या पुकारते हैं, लाते समय, परिवहन के समय, जब वो कैरी कर रही होती है उस समय उसको टिल कहते हैं। और जब वो डिपोजिट कर देती है तब वो मोरेन कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है ग्लेशियर की, जब वो डिपोजिट करती है ना, तो एक ऐसे तरीके से डिपोजिट करती है कि अपने आप क्लासिफाइड हो जाते हैं। जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो ऊपरी क्षेत्र में रह जाते हैं, और जो रेत है यानी महीन कण है वो आगे की तरफ बह करके एक पूरा एस्कर क्रिएट करता है। यानी एक मलबा, डिपोजिट, निक्षेप क्रिएट करता है, जिसको एस्कर कहते हैं। तो चलो, हिमोड से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्रकार के हिमोड होते हैं। तीन प्रकार के हिमोड होते हैं। अंतिम या अंतस्थ हिमोड, यदि कोई ग्लेशियर एकदम एंड अप में, जहां उसका माउथ है, वहां डिपोजिट जमा करती है तो उसको अंतिम या अंतस्थ हिमोड कहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये, इसका आकार जो होता है नोव शेप होता है। बेसिन जो होता है नोव शेप होता है, यानी नाव के आकार का बेसिन होता है जो एंड में जाके जमा होता है, ठीक है, नोव शेप होता है। और दूसरा होता है लेटरल मोरेन, जब कोई ग्लेशियर अपने पैरेलल में दोनों साइड पार्श्व में मलबा जमा कर देता है, ज्यादा कैरी नहीं कर पाता एंड तक, किनारे जमा कर देता है। जब वो आगे बढ़ता है हिमनद, तो जब वो जो चट्टाने होती हैं दाएं बाएं लग जाती हैं, तो जब चट्टाने दाएं बाएं लग जाती हैं, जो भी टूटती फूटती हैं, तो वो पार्श्व हिमोड या लैटरल मोरेन कहलाता है। और तीसरा होता है मध्यस्थ हिमोड। कभी कभी क्या होता है, हिमनद के बीच में ही, दो हिमनद के बीच में आगे चल के वो दोनों हिमनद कनेक्ट हो जाता है, ऊपर भी कनेक्ट हो जाता है, और बीच में मलबा जमा हो जाता है। तो इस तरह के मलबे को यानी डिपॉजिट्स को या मोरेन को मिडिल मोरेन्स बोलते हैं, जहां पे दो हिमनद एक दूसरे से जुड़ जाता है और उनके बीच कुछ मलबा जमा हो जाता है। दीपा सोनी, बेटा गलत पढ़ा था आपने, उसको सुधार लीजिएगा। कहीं पे यदि रास मोटाने को मोरेन कहा जाता है तो गलत पढ़ा था आपने, उसको भी सुधार लीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है ना, चीजें किताबों में कुछ हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोगों को समझने में।
तो अब दोबारा पढ़िएगा उसको। आप एक बार जब किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और पूरी तरह से चीजें यदि बहस नहीं हुई होती है तो गलत हो जाती है कभी कभी। कभी भी रासमुटाने मोरेन नहीं होगा। रासमुटाने जो है अपर्दन के बाद कठोर चट्टाने जब बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, घिस जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, ऐसी जैसी भेड़ की पीठ हो, ठीक है, भेड़ की पीठ हो, तो वैसे भेड़ पीठ स्थलाकृति को ही रास मोटाने कहते हैं। तो कोई भी बच्चा जो जो गलत पढ़ रखा है वो अपना सुधार करते जाएगा, ताकि कहीं कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। इसी तरह से आप अपना यदि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो डाउटफुल हो उसको क्लियर करते जाइएगा। हम्म। अगला हम पॉइंट, हमने मोरेन देखा। मोरेन क्या है? मलबा, हिमोड। कहाँ बनता है? तो ये हिमानी द्वारा लाई गए डिपॉजिट से बनता है। कहाँ बनता है? कहीं भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि लास्ट में ही बनेगा। कभी कभी दोनों पार्श्व यानी दोनों तट पे, जो दोनों किनारा है उन किनारों पे भी बनता है। तो कुल मिला के कितने प्रकार का हो गया? 4 तरह का हो गया ये तो। एक कौन कौन? एक हो गया जो अंतस्थ, जो एकदम लास्ट में बनता है, टर्मिनल, टर्मिनल मोरेन, जहां खत्म हो रहा हो हिमनद। ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल, यानी वहां पे जाकर के बंद हो जाएगी पटरी। टर्मिनल यानी जहां अंतिम है, उसको टर्मिनल शब्द यूज किया जाता है। किसी स्टेशन के पास यदि टर्मिनल लगा हो तो समझ जाइए कि उस स्टेशन पे जाकर के यानी कोई ना कोई एक पटरी है जो समाप्त हो जाती है, या हो सकता है सारी पटरियां समाप्त हो जाती हो। टर्मिनल यानी अंतिम। ठीक है, टर्मिनल को हिंदी में कहते हैं अंतिम। तो अंतिम और अंतस्थ हिमोड वो होता है जब कोई ग्लेशियर अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को एंड पार्ट में जाके स्टोर करता है। तो वहां पे स्टोर, उसके द्वारा जो भी टिल लाया गया है, तो सारे टिल को वहां पे क्या करता है, कलेक्ट करके एक कैटेगराइज भी कर देता है। क्योंकि जो महीन कण होते हैं पानी के साथ बह के आगे चले जाते हैं, जिसको पानी कैरी नहीं कर पाती वो वहीं जमा हो जाता है, पहाड़ी की तरह आके उसका एकदम एक पहाड़ लग जाता है। तो जब बिगिनिंग में ये जमा होता है तो नाव जैसा दिखता है, उल्टा नाव, उल्टा नाव जैसा, उल्टे हुए नाव जैसा वहां जमा हो जाता है। यही नाव आगे धक्का देते जाता है इसको, वो पीछे से जो हिमनद था वो आगे की तरफ इसको धक्का देते जाता है और नए नए नाव बनाते जाता है, नए नए अवसाद लाते जाता है। तो ये एक तरह का छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा बन जाता है, जिसको आगे चलकर ड्रमलिन कहते हैं। जब बड़े बड़े गोलाकार पथरीली चट्टानों का एक जगह पर जमाव हो जाता है तो छोटी छोटी पहाड़ियां बनती हैं। पथरीली पहाड़ियां मतलब एक ऐसा लगता है जैसे गोल गोल अंडा रखा हुआ हो एक टोकरी में। ड्रमलिन कैसा दिखाई पड़ता है? तो ड्रमलिन दिखाई पड़ता है जैसे कि एक टोकरी हो और उस टोकरी में बहुत सारे अंडे रखे हुए हों, यानी अंडे की टोकरी जैसा दिखाई देता है। ड्रमलिन जो है ये अंडे की टोकरी जैसा दिखाई देता है। और क्या है ड्रमलिन? ड्रमलिन मूलतः अपर्दन यानी हिमनद द्वारा घर्षित गोलाकार बड़े बड़े चट्टानों का एक निक्षेप है, डिपोजिट किया हुआ एक समूह है, जिसको ड्रमलिन कहते हैं। और ड्रमलिन के किनारे किनारे क्या जमा होता है? महीन कण। और इसके ऊपर सारे के सारी क्या होती हैं? गोलाकार चट्टानें। दूर से देखने पर ये कैसा महसूस होती हैं? अंडे की टोकरी के समान। कहाँ ज्यादा मिलता है ये अमेरिका और कनाडा में ज्यादा देखने को मिलता है। यूएस, कनाडा, स्वीडन, साइबेरिया, इन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ? तो यही कनाडा और यूएसए में अंडे की टोकरी, ड्रमलिन। तो ड्रमलिन जो है आ, वो एक तरीके से क्या होता है, एक आधार सेल होता है। इसके नीचे का जो पोर्शन होता है ये आधार सेल होता है। ठीक है, ये आधार सेल हुआ। इस आधार सेल के ऊपर में गोलाकार पत्थरों का टिल लाके जमा कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा मलबा जो है, जो हिमानी लाई है अपने साथ, और इसमें जो बड़े बड़े गोलाकार चट्टान हैं वो यहाँ जमा हो जाते हैं। और ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है जमे रहते हैं। किससे? छोटे छोटे महीन कणों से। तो जो महीन कण हैं और बड़े कण जब एक साथ दोनों प्रकार के कण हों और वो आपस में एडजस्ट किए हुए हों, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है? उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होता है टिल। टिल और मोरेन में बस नन्हा सा अंतर है, याद रखना, ज्यादा अंतर नहीं है टिल और मोरेन में। तो क्या अंतर है टिल और मोरेन में? तो टिल में
क्लासिफाइड किया हुआ नहीं होता है मलबा, उसमें हर आकार के कण होते हैं। जब एक से अधिक आकार के कण एक साथ जमा होते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है क्या, टिल। ठीक है, टिल यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है दोनों में से दोनों ही प्रकार चलेगा, लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन का जो डायग्राम है ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। ड्रमलिन यानी अंडे की टोकरी, भूलना मत। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। कई बच्चों को मैं देखता हूं ऑप्शनल पढ़ते समय ऑप्शनल के खौफ के चलते हवा में पढ़ के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने लगता है, तो वो गलत है। ठीक है, बताता हूं बेटा, आउट वॉश प्लेन भी बताता हूं आपको। और अच्छा, मैंने दोबारा पढ़ लिया आपके कमेंट्स को, कोई बात नहीं। तो हमने देख लिया ड्रमलिन क्या है, अंडे की टोकरी कहाँ है, मिलती कहाँ है, यूएसए और कनाडा वाले रीजन में मिलता है। यूएसए और कनाडा वाले रीजन में ड्रमलिन मिलता है। माइक ठीक कर रहा हूं, किसी बच्चे का गलती से ओपन रह गया है। विकास कुमार नाम है बच्चे का। तो ड्रमलिन याद रखना। और इस मलबे को क्या कहते हैं, इस मलबे को आप दोनों नाम से पुकार सकते हो, या आप इसको टिल कह सकते हो। टिल, यही है टिल। ठीक है, ये सब के सब क्या है, टिल। और आप इसको ये भी कर सकते हो, जब जब हिमनद अपने साथ लाई, ये मान लो हिमनद थी, हिमनद जब लाई और उल्टा नाव के तरह यहां पे पटक दी, तो इसमें मलबा कैटेगराइज था, तो हम इसको पूरे कंबाइंड रूप से देखा जाए तो इसको मोरेन कहेंगे। ठीक है, मोरेन कहेंगे यानी हिमोड कहेंगे। और इसके अंदर के हम उस चट्टान, गोलाकार चट्टानों को यानी पत्थर के टुकड़ों को देखें तो वो टिल कहलाएगा। टिल, पत्थर के टुकड़ों को क्या कहेंगे, टिल। तो हमें छोटी मात्रा ला, टिल। ठीक है, तो टिल कहते हैं। तो पूरी तरह से याद रहेगा ड्रमलिन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मींस मोस्ट पॉपुलर और फेमस जो लैंडफॉर्म है वो ड्रमलिन है। ड्रमलिन का आकार जो होता है, दूर से देखने पर यह आकार उल्टे नाव के जैसा या फिर कटे हुए उल्टे अंडे के टोकरी के जैसा दिखाई देता है। कटे अंडे की टोकरी समझिए, ये अंडे की टोकरी जैसा दिखाई देता है दूर से देखने पे। ड्रमलिन का ढाल जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा हो, और समान ढाल होता है। और हिमनद के मुख की ओर वाला भाग खड़े ढाल वाला होता है, जिधर से हिमनद आई है उधर खड़ा ढाल होता है। और जिधर हिमनद का जो दूसरा भाग होता है, यानी कि दूसरा भाग थोड़ा हल्के ढाल वाला होता है। जिधर से हिमनद आई है उधर खड़ा ढाल होता है, खुरदरा होता है। और अपोजिट साइड में जो ढाल होता है वो थोड़ा मंद ढाल होता है। इसका आकार, ड्रमलिन का जो आकार होता है भिन्न भिन्न होता है। अधिकतम इसकी जो ऊंचाई होती है 7 से 40 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मिनिमम 7 मीटर, और 7 से 40 मीटर तक ये ऊंचा हो सकता है। 7 से 100 मीटर तक ये कभी कहीं कहीं ऊंचा मिलता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसका जो एक रेंज है, ऊंचाई का रेंज है ड्रमलिन का, 7 मीटर से 100 मीटर तक ऊंचा होता है। डिपेंड करता है कि कितने बड़े आकार के हिमनद से ये बन रहा है। तो 7 से लेकर के 100 मीटर की ऊंचाई होती है ड्रमलिन की, ये पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरा, लंबाई की बात करें तो ड्रमलिन 8 से लेकर के 32 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है अधिकतम। 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। यानी ड्रमलिन काफी बड़े आकार का एक पहाड़ी होता है, पहाड़ी नुमा संरचना होता है, जो दूर से देखने पर उल्टा नाव की तरह दिखता है। और एक बात बता दूं मैं, कनाडा में कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो इस पूरे ड्रमलिन पे बसे हुए हैं। कई शहर हैं। सर कुछ बोलना था सर, वो पिक्चर में अगर समझाइएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा पिक्चर, जो मतलब डिजिटल? कि जो आप बता रहे हैं ना वो डिजिटल पिक्चर्स में थोड़ा समझाइएगा ना प्लीज ठीक है सर। ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनिए, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं सुमन जी। एक्चुअल में क्या है, मेरे दिमाग में अचानक ये बातें चल गई कि यदि मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं जो मैनुअल हो, वो एग्जाम में काम आ जाएगा।
इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा सही रहेगा मैनुअल, क्योंकि जो गूगल पे मैनुअल पिक्चर का अभाव है। गूगल पे सारे पिक्चर जैसे आप सर्च करोगे ना, तो सब डिजिटल पिक्चर्स ही आएंगे, मैनुअल पिक्चर नहीं मिलेगा। तो सर मैंने देखा था गूगल पे सर्च करके, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जिस तरह आपने बताया था ना उस टाइप से समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आप दिखा चलिए दीजिएगा चलिए, तो जब ज्यादा। आपने जब कह ही दिया तो अब आपकी बात को नहीं टालते हैं, हम दिखा लेते हैं आपको। जैसे देखिए, एक YouTube पे आपका ओरिजिनल वाला जो ये दिखा रहा है। In this clip, we're going to be looking at different types of glacial. चल भैया जल्दी ओरिजिनल दिखाना थोड़ा। नहीं, ये ठीक नहीं है। कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं बच्चों में, मैंने बताइए। कोई बात नहीं। ग्लेशियर, मुझे लगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है वो मैं करूं, बट आपके मन में भाव आ गया तो अब ये भी बहुत जरूरी ही है। फॉर्म, हैवी रनर, BBC, रिव्यू है ये रहा। अभी जो ये चलेगा ना, इसको देख लीजिएगा, प्रचार भी देख लीजिए, क्या करें मजबूरी है। चलो भैया जल्द जाइए सर, कोई अभी नहीं लेगा आपको। हाँ यहाँ देखिए, कीपैड्स। ये देखिए, ये मैं ब्रेक करते हुए दिखाऊंगा। ये है क्रेग और टेल। जो अभी दिखा रहा था ये है मोरेन, ओरिजिनल में देख लो। ये देखो, दिख रहा है आप सबको? पीछे देखो लंबवत, पीछे जो दिख रहा है। कहाँ है मेरा पेन? आजा भाई पेन। ये सबके सब जो मलबा है ये मोरेन है। और ये जो है सारा कुछ दिख ही रहा है, ये हिमनद है, पूरा का पूरा हिमनद। ये पूरा एरिया देखो, ये हिमनद का एरिया। ये है झील, ये झील इसको पिडमोंट लेक कहते हैं। एंड में जो ये झील है इसको पिडमोंट झील कहते हैं। रोकना पड़ेगा क्या? देख लो पहले, लिखा हुआ है पे मिडिल मोरेन ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड का मोरेन है पूरा का पूरा, ये एरिया मोरेन वाला पार्ट है। टर्मिनल मोरेन दिखा रहा है, जो अंत में बनता है, ये है टर्मिनल मोरेन। ठीक है, टर्मिनल मोरेन। ये जो अभी अभी जो पहाड़ी आया था, वो जो पहाड़ी था बेसिकली वो एकदम किनारे का पार्ट दिखा रहा है। ये सब के सब हिमनद हैं, और हिमनद के नीचे ये नीचे का झील बना हुआ है। यदि ऊपर ये देखो ग्लेशियल टिल, टिल इसको कहते हैं। ये सब के सब टिल था। टिल भी देख लिया तुमने? टिल, ये पिडमोंट लेक, और ये सब के सब जो पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये टिल हैं, सबके सब टिल हैं। ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स बने होते हैं मेनली। ग्राउंड मोरेन है, जब पहाड़ी से नीचे उतर के जो जमा किया मलबा, ये ग्राउंड मोरेन का मलबा है। अब भाई साहब ऊपर चढ़ रहे हैं, आप दिखेंगे, दिखाएंगे ऊपर चढ़ के। ये सारा मलबा जो दिख रहा है, सबके सब रॉक, चट्टाने। ये इस तरह की जो चट्टाने हैं, ये अपर्दन के बाद बनी हुई चट्टाने। इन बड़ी बड़ी चट्टानों को ग्लेशियर्स अपने साथ डिपॉजिट करके नीचे ले आता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्रेक डाउन करके, किस प्रोसेस से ब्रेक डाउन करता है चट्टान को? उत्पाटन, प्लकिंग के मदद से। ये है ड्रमलिन, ये पहाड़ी देख रहे हो? कहां से रोकूं भाई तुमको? निकल जाओ। मैं ड्रमलिन दिखा दूं। ये एक ऐसा जॉर्ज यूनिवर्सिटी का अपना डॉक्यूमेंट्री है, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी ने हर एक चीज बहुत खूबसूरती से दिखा दिया है। पूरा जितना भी ग्लेशियर्स से रिलेटेड टोपोग्राफी है, लिखते गया है उस पर और बताते गया। शुरू से देखना, लैंडफॉर्म मेड अप बाय ग्लेशियर डिपॉजिट्स। सामने है, एज ग्लेशियर रीच लोअर एटीट्यूड टेम्परेचर राइजेज एंड आइस ब्रिंग्स इनटू मेल्ट। जब आइस मेल्ट होकर नीचे उतरती है, तो at this so this is the deposited, the main deposition features of glacier are called moraine. These are the moraines, and these long dark
band of the debris are visible on top along the edge of the glacier. The material, ये जो मटेरियल है सब के सब मोरेन है, और मोरेन में मलबा, मिट्टी, कीचड़ सब शामिल होता है, ठीक है। और ये है ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर देखो ऊपरी ढलानों से नीचे की ओर जो आ रहा है वो हैंगिंग वैली को दिखा रहा था वो, ठीक है, जो ऊपरी ढलानों से नीचे उतर रहा है ये। और ये है अरेत। अभी दिखाने दो इनको, पहले आप देख लेना, फिर मैं रोक रोक के आपको चेंज कर करके बताता हूं। दिख रहा है सबको ना, टर्मिनल मोरेन और टस्मान ग्लेशियर। टस्मान जगह का नाम है, ये न्यूजीलैंड का सीन है पूरा, न्यूजीलैंड टस्मानिया का सीन है। और यहाँ पे स्क्रीन में ये एक झील दिखा रहा है, ये पिडमॉन्ट झील हो गया। और यदि यही झील ऊपर बनता, ऊपरी पहाड़ी पर, तो टॉर्न झील बनता। पहाड़ी के ऊपर बनता तो टॉर्न झील है, और आसपास जो देखो टिल, ये टिल है, अलग अलग आकार की जो पत्थरों का समूह है, चट्टानों का टुकड़ा है, ये टिल है। और वो झील, टिल, यही सब दिखाएगा और क्या। बस ग्लेशियर्स टोपोग्राफी में मोरेन आपने देख लिया, जितने भी तरह के मोरेन हैं, और ग्राउंड मोरेन देख लिया आपने, लेटरल मोरेन देख लिया आपने, और टर्मिनल मोरेन देख लिया आपने। और मोरेन में ही आगे आके ड्रमलिन आएगा, एक एक वर्ड आएगा जहां ये ड्रमलिन ही होता है, जो बड़ा सा जो पहाड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनता है नीचे, वो ड्रमलिन होता है। अब दिखाएगा आपको ड्रमलिन। ये तो रॉक स्लाइड्स हैं, गोलाकार पहाड़ी दिखाएगा। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी जो होती हैं वो पूरे के पूरे एक तरीके से ड्रमलिन ही कहलाती है। ये चट्टाने ड्रमलिन नहीं है, ये चट्टाने क्या है एक तरीके से, हाँ ये है ड्रमलिन। जो पीछे ग्रीन कलर का जो चट्टान दिख रहा है पहाड़ी, ये देखो ड्रमलिन, ड्रमलिन सामने बना हुआ है तुम्हारे, ये भी ड्रमलिन देख लो। ये छोटे छोटे आकार के ड्रमलिन्स हैं। पीछे देखो जितने भी अंडे की टोकरी जैसी छोटी छोटी टीले जैसी दिख रही है, सब के सब क्लस्टर ड्रमलिन है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ड्रमलिन्स, ठीक है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ड्रमलिन्स। ये जो महीन रेत उठा रहा है ये एस्कर है, किनारे किनारे में जो महीन रेत है, ये महीन रेत जो है वो क्या है, एस्कर है। तो जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हो ना, ये सारा भूखंड भूदृश्य रियल इमेज है, ऑल अबाउट दी ये एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी का एक पूरा पूरा वीडियोस है। तो हमने आपको दिखाया, मैं आपको एक दोबारा आपको देखना हो यदि, तो मैं बता देता हूं कहाँ मिलेगा ये बेसिकली जॉर्ज यूनिवर्सिटी का एक वीडियो है, ठीक है। जॉर्ज यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड, वहां का वीडियो है, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। आप ढूंढेंगे तो आप अलाइव अलाइव देख लेंगे। ये एक रियल डॉक्यूमेंट्री है कि उन्होंने ग्लेशियर वाले रीजन में जा करके आपको टिल दिखाया, क्या था टिल, उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोरेन दिखाया। हाँ, आराम कुर्सी वो नहीं दिखा पाया, और आपको हैंगिंग वैली जो था वो तो दिखलाने की कोशिश की उसने, लेकिन वो उतना क्लियर इमेज नहीं मिल पाया। तो बाकी आपने आज में थोड़ा सा देख लिया किसको, टोपोग्राफी, हिमनद की टोपोग्राफी को। अब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सम्मान करूंगा, और आपको मैं अगली क्लास जब कास्ट कल लेके आऊंगा तो पहले मैं कास्ट का एक एक्चुअल रियल डॉक्यूमेंट्री, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी अच्छा बनाती है, नेशनल ज्योग्राफिक। आपको खुद देखना हो तो मैं सलाह देता हूं, नेशनल ज्योग्राफिक नाम का एक चैनल पे आप सर्च करिए, उसके वीडियोस के लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखिए। बाकी किसी टीचर का देखेंगे तो वो तो फिर वो वहां से गूगल पे बहुत इमेज पड़ा हुआ है, वो कलरफुल डिजिटल, तो वहां से कट करके उसको पेस्ट करके पीपीटी बना के उस पे ऐसे ऐसे टिक टिक मार देते हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मैनुअली बनाने सीखिए, ठीक है। ये पहाड़ी और वो ग्रीन वाले पहाड़ी में थोड़ी थोड़ी समानता तो होगी, लेकिन उसको देख के अलग फील आया। आपको काली पहाड़ याद आ गया होगा जमालपुर का, और जमालपुर में जो वो ग्राउंड है जहाँ पे वो गोल्फ खेलते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी टीले बनाते हैं वो, बट सर ठीक है। एग्जाम हॉल में तो यही बनानी होगी ना। तो हम दोनों का मन रखना पड़ता है यस सर, प्रीति। थैंक यू सर। छोटा छोटा बच्चा यदि कोई बोल दे, वो घर गांव की है बच्ची मेरी, तो उसका था कि भैया बता दें एक बारी, सर बता दें, तो दिखा भी दिया। हम यहाँ पे मैं प्योरली बात बताता हूँ बाय हार्ट। मैंने ये जो पढ़ाना शुरू किया बीपीएससी को, मेरा एकमात्र उस उद्देश्य है कि आपका रिजल्ट हो। तो मैं सिर्फ रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि रिजल्ट हो जाए, ज्ञान देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। कई बच्चे, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिस प्रश्न को मुझे लगता है कि ये ज्योग्राफी स्पेशल का प्रश्न है, इस पे बहुत देर तक डिस्कस किया जा सकता है,
तो आप एक चीज नोटिस करोगे, एकदम दिल से बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम काट रहा हूं ना, टाइम का तो कोई फाउंडेशन नहीं है, मंथली कोई फी रखा नहीं मैंने, और बीपीएससी खुद ही समय देते जा रही है कि ले बेटा, और मैं इस बीच में आपकी क्लास ऐसा नहीं कि जल्दी से निपटा के भाग लो, पंजा छुड़ा के, क्या भैया हो गया खत्म खत्म फिनिश, जैसा कि व्यावसायिक कोचिंग क्या करता है आपका, टीचर को 1 सप्ताह 2 सप्ताह रखता है, 2 सप्ताह में टीचर से 50 गो वीडियो बनवाता है, 60-70 गो या 100 वीडियो, वो वीडियो पड़ाक से दे दिया ऐप पर, फिर नया बैच स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ये चीज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यदि हम जूम पे आपको क्लास लेंगे तो इससे मुझे कोई इनकम होगा, कहीं कोई इनकम नहीं है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ हम इनकम बनाने के लिए आपका क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरा मेन पर्पस है कि आपका एक फ्लो बना रहे, टाइम कम ही लूं मैं, 1 घंटे की जगह आगे चल के यदि सिलेबस कंप्लीट हो जाए आधा घंटा ही आप हमारे साथ बिताएं, लेकिन एक रेगुलर अटैचमेंट, एक कनेक्शन हमारा और आपका बना रहे, ताकि आपका एक रूटीन वर्क होता रहे, आप जगे रहो ऑप्शनल को लेकर के। हाँ, पीटी बहुत नजदीक आ जाए तो बीच में थोड़ा सा हम आपको छूट देंगे, लेकिन हाँ, पीटी पर्पस से ही ज्योग्राफी पढ़ा लिया करेंगे, लेकिन आधा घंटा टाइम निकाल के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है कनेक्टेड रहने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे लिमिट हमने 1000 स्टूडेंट की लिमिट है मेरे इसमें, जूम जो मैंने परचेज किया है, एक बार में 1000 बच्चे जुड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग तो 30-35 ही जुड़ते हैं, तो जुड़ने कितनों ही बच्चा जुड़ जाए, ये एक अच्छी बात है कि आप और हम ही हैं यहाँ स्पेशली, आपको क्लास में और कोई दिख नहीं रहा है, देखना चाहें तब तो बेकारों के लिए तो बहुत काम है। आइए हम अगले पॉइंट पे आते हैं, योगी जी का बात सुन लेते हैं। योगेंद्र त्यागी जी का कहना है टोपोग्राफी के कितने टॉपिक रह गए। टोपोग्राफी में 8 टॉपिक हैं, जिसमें से 2 टॉपिक आप पढ़े, 6 टॉपिक और है, और टोपोग्राफी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के 6 टॉपिक में सबसे ज्यादा टाइम मैं कास्ट में लूंगा, जो अभी स्टार्ट हो रहा है। कास्ट के बाद वाले टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। और मार्क स्कोरिंग भी टॉपिक है सर, ये इस पे हाँ, मार्क बता सकते हैं। बिल्कुल 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 सही। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कास्ट, आईएएस में भी ज्यादा कास्ट पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख लो, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने भी कास्ट 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 पूछा है, और बीपीएससी ने भी कास्ट को पूछा है। तो कास्ट टोपोग्राफी जो है सबसे अद्भुत और यूनिक टोपोग्राफी है, और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा अच्छा मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स है, और इसके डायग्राम भी बहुत इजी है, मैनुअल डायग्राम। और हर एक बच्चे को कह रहे हैं अभी आपको ज्योग्राफी विजुअलाइज नहीं करने सीखना है, अभी आपको ज्योग्राफी के आंसर्स को लिखने सीखना है। मोरेन देख लिया ना आपने, और ड्रमलिन भी देख लिया आपने, और ड्रमलिन मैंने रीड करके भी सुना दिया, जो ड्रमलिन का इंफॉर्मेशन मेरे पास था, ठीक है। ड्रमलिन जो है 32 किलोमीटर तक भी लंबा चौड़ा पहाड़ी हो सकता है, स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव इस ड्रमलिन पे बसा हुआ है, ऐसा होता है ड्रमलिन, ठीक है। और ड्रमलिन के अंदर जो भरा होता है वो यही मलबा भरा होता है, टिल। और ये टिल कहां से आया है, ये टिल वही है जिसको हिमानी लेके आया था, हिमनद लेके आया था, ग्लेशियर लेके आया था। उल्टा नाव वाली आकृति जैसी इसकी आकृति होती है, एक तरफ का ढलान थोड़ा खड़ा ढाल होता है जिधर से हिमानी आ रही है, दूसरी तरफ का स्लोप थोड़ा मंद ढाल होता है जिधर से हिमानी, मतलब जिधर अपोजिट साइड है। और यहां से जो महीन मलबा है इसके ऊपर से बाहर बह जाता है, रेत निकल जाती है, रेत इसके साइड से पानी के रूप में बह के हिमनद बह जाता है इसके किनारे से या इधर से, और आगे एक और स्थलाकृति का निर्माण करता है, ठीक है। उस स्थलाकृति को हम कहते हैं एस्कर, एस्कर। तो अगली जो स्थलाकृति है हिमानी जलोढ़ निक्षेप आकृति में, ड्रमलिन है, एस्कर है, हिमोड है, हिमानी झीलें भी इसमें आती हैं। कोई कोई झीलें मलबा डिपॉजिट करने से पिघला हुआ पानी फंस जाता है, और पिघला हुआ पानी फंस जाता है तो झील बन जाता है, ऐसे झील को पीडमोंट लेक कहते हैं। तो पीडमोंट लेक या हिमानी झील, ग्लेशियर लेक, ये ज्यादातर जो है इसी का एग्जाम्पल है, किसका, हिमानी डिपोजिट के बाद, डिपोजिशन के बाद बनने वाले का। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ड्रमलिन के निर्माण को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ड्रमलिन का निर्माण बेसिकली जो मलबा है उस मलबे के निक्षेप से होता है, लेकिन वो ड्रमलिन जो बनता है उसमें स्थानीय जो बहुत लंबे समय तक जो मलबा है ना, वो मलबा में नमी की मात्रा रहने के बाद जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वनस्पतियां उगाती हैं और बाकी चीजें उगाता है, वो मतलब विद्वानों में मतभेद इस बात को लेके है कि ड्रमलिन हिमनद ही बनाता है या हिमनद के पिघलने से जो पानी बन गया है, यदि नदियां जो है वो लाके मलबा बनाती हैं। तो ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ड्रमलिन हिमनद द्वारा ही बना हुआ स्थलाकृति है।
कुछ विद्वानों का मानना है, जो इसको नहीं मानते, वो मानते हैं कि हिमनद के पिघलने के बाद जो जलराशि होती है वो हिमनद की मलबे को, जो भारी मलबा होता है वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है, तो वो मलबा जो है ड्रमलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा पूछेगा नहीं, बस हम आपसे विचार करने के लिए आपसे ये चर्चा कर लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे नहीं मतलब समझेंगे, एस्कर। ठीक है, एस्कर के बाद ये टॉपिक खत्म कर लेंगे हम। एस्कर, एस्कर क्या है, एस्कर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। ड्रमलिन की तरह ही एस्कर भी महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ठीक है, ड्रमलिन की तरह ही एस्कर भी। त्यागी जी बिल्कुल हम साथ हैं आपके। ठीक है, रिजल्ट दीजिए इस बार किसी भी हाल में, जितने भी भाई बहन हम हैं सब मैच्योर लोग हैं, रिजल्ट दीजिए। और रिजल्ट के लिए हम यदि आपको आधा घंटा पढ़ाते हैं तो आप कम से कम 3 घंटा और अपना जो भी वर्क है उसको करके कंटिन्यू कीजिए। चलिए, एस्कर जो है हिमानी के जलोढ़ द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ड्रमलिन और एस्कर में क्या फर्क है? ड्रमलिन में बड़े बड़े जो गोलास्म होते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, एस्कर में जो रेत के कण, महीन कण होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है। और ये एस्कर बेसिकली बनते किससे हैं? तो एस्कर का निर्माण आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, जो वाटर बनता है, पानी बनता है, जलराशि बनता है, वो वाटर बॉडीज एक फ्लो के रूप में, धारा, छोटी छोटी धाराओं के रूप में आगे की ओर निकलता है। और निकलने के दौरान ये जलधाराएं महीन कण जो होता है मलबा, उसको कुछ दूर तक अपने साथ ढोने का काम करती है, जिसके कारण ज्यादातर एस्कर जो बनता है ये इस तरह से लंबा सा बनता है। इसके बीच में आप पूरा मलबा भर दीजिए और यही एस्कर है, ऐसा बनता है। यदि इधर से भी जल प्रवाह निकल गया, पिघला हुआ पानी, इधर से भी पिघला हुआ पानी निकल गया, और यहां हिमनद का मुहाना था। ठीक है, मुहाना था, और हिमनद के मुहाने के बाद जो पिघला हुआ जल है, पिघला हुआ पानी, हिमनद के पिघलने से जो पानी है, पिघला हुआ जल क्या होगा, जो हिमनद के पिघलने से जो जलराशि बनती है, उस जलराशि के फ्लो के कारण उसके जो बीच में जो रेत का जो एक टीला बनता है, टिब्बा बनता है, रेत का एक टीला सा बनता है छोटा छोटा। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? छोटे छोटे महीन रेत के कण होते हैं, ग्रेबल कंकड़ पत्थर भी होता है छोटा छोटा, और ये कभी कभी इसकी ये लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा कम होता है। ऊंचाई इसकी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होता, लेकिन लंबाई इसकी 30-32 किलोमीटर तक हो जाती है। और इनमें डिजाइन भी बहुत सारे बन जाते हैं एस्कर में। कभी कभी जो कुछ एस्कर है मालाकार एस्कर बनते हैं, बीडेड एस्कर। बीडेड एस्कर कैसा होता है? ये हो गया सामान्य एस्कर, ऐसा होता है। ठीक है, सामान्य एस्कर हो गया ये। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा दूर तक ऐसे जाता है, फिर इधर से ज्यादा मलबा जमा हो गया, इधर से फिर ऐसे, फिर ये इस तरह से गोलाकार, इसको बीडेड मालाकार एस्कर कहते हैं। ऐसा एस्कर क्यों बनता है? ये क्या होता है कि जलराशि जो है, ये ना जो क्वांटिटी इसके अंदर जो मलबा है, ये ऐसा क्यों बनता है, तुम्हारे मन में ये सवाल उठ सकता है। तो जो हिमनद है उसके पिघलने की जो दर होती है वो घटती बढ़ती रहती है। हिमनद के पिघलने के दर में परिवर्तन आते रहता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। कभी टेम्परेचर लो हुआ, कभी टेम्परेचर हाई हुआ, ज्यादा पिघलने लगता है यदि हिमनद, तो जो जलराशि का बहाव है वो तीव्र हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जलराशि एस्कर को तेजी से काटने लगती है। काटने के बाद क्या होता है, यदि एस्कर का मलबा यहाँ कठोर चट्टान आ गया तो साइड से निकल लेती है, जहां मुलायम चट्टान है उसको काटती है। फिर कठोर चट्टान आ गया, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, इसका 2-3 बार इस तरह का फ्लो होता है। ठीक है, तो चट्टानी टीलों के कारण दूर दूर में रखे हुए टीले वही हैं जो बड़े बड़े चट्टान ऊपर से घड़क के आए। ये कोई जरूरी नहीं कि समान दूरी हो, इसके बीच दूरियों में अंतर हो सकता है। तो जब बीच में ज्यादा मलबा जमा हो करके मोतियों जैसा गोलाकार स्ट्रक्चर बना दे, और फिर इसके किनारे किनारे पेबुल, केबुल, ग्रेबुल और रेत, वो ये रेत से बनता है, कंकड़ से बनता है, पत्थर से बनता है, बजरी से बनता है, ये सारे छोटे आकार वाले कण होते हैं। और जबकि ड्रमलिन जो होता है, ड्रमलिन टिल से बनता है। टिल्स, टिल्स का मतलब, टिल का मतलब क्या हो गया,
टिल का मतलब हो गया कि ड्रमलिन में जो पत्थरों के आकार अलग अलग होते हैं, बड़े पत्थर भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोलाकार, बड़े पत्थरों की संख्या ज्यादा होती है और अवर्गीकृत पत्थरों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये टिल कहलाता है। ये टिल से बना हुआ एक तरीके का स्थलाकृति है, और ये रेत का बना हुआ स्थलाकृति है। कंकड़ बजरी की मात्रा कम होती है, इसमें रेत ज्यादा होती है। ये जो है बर्फ के पिघलने से जो जलधारा बनती है, उस जलधारा के प्रवाह द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी मोरेन से महीन कणों को जलधारा अपने साथ बहा ले जाती है, और अपने साथ बहाने के क्रम में दाएं बाएं जहां जमा करती है, तो लंबवत एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस लंबवत स्थलाकृति में रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी होता है और महीन कण होता है, और लेकिन ये अंदर से ठोस होता है। कालांतर में जो लंबे 32 किलोमीटर लंबा यदि एस्कर है, तो रेल पटरियों को बिछाने के लिए एस्कर को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि एस्कर दलदलीय नहीं होता है। एस्कर क्या होता है? ठोस होता है, मजबूत होता है इसका धरातल, एस्कर का दलदली नहीं होता है। तो एस्कर दो तरह का होता है, एक बीडेड एस्कर होता है, माला के आकार का एस्कर होता है, एक सामान्य एस्कर होता है। और एस्कर और ड्रमलिन के अलावा ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, होता तो और भी है। एक होता है केम, KAME, केम, यह तीसरी स्थलाकृति है, केम नाम है इसका। केम के बारे में लिखते हैं सविंद्र सिंह की, हिमनद के अगले भाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप टीले के रूप में होता है। इस प्रकार के टीले को केम कहते हैं। और केम के किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। केम की रचना रेत और बजरी से होती है। यानी ड्रमलिन का छोटा भाई है, तो एक छोटा छतरी, एक बड़ा छतरी, ये छोटा छतरी है, ठीक है, छोटा भाई है केम। इसी तरीके से एक होता है केटिल, केम के विपरीत होता है केटिल। केम जहां छोटा छोटा टीला है, केम छोटा टीला है, वही केटिल जो है केतली जैसी होती है। यानी केतली, कैटल बोलते हैं इसको, इसी को हैमॉक भी बोलते हैं। हैमॉक यानी चौथा आकृति है हैमॉक, HUMMOCK। यानी केम टीला है, तो कैटल गर्त है, गड्ढा है। और ये कैटल कब बनता है? इसमें पानी भी जमा हो जाता है, कभी कभी झील का निर्माण भी हो जाता है। ये कब बनता है? जब हिमनद अपने साथ मलबा लाके किसी खास जगह पे जमा करके टीला बना देता है, और दूसरी तरफ से भी कोई पहाड़ी होती है, तो इधर पहाड़ी उधर टीला, बीच में एक गहरा स्थान हो गया, यहां तुम ऊंचा टीला बनाए, तो उसके बाद क्या बनेगा? एक गहरा गर्त बनेगा। ऐसे गर्त के लिए कैटल या हैमॉक यूज होता है। ये कब बनता है? जब हिम का बहुत बड़ा चट्टान घड़क के ऊपर से गिर गया, और गिर के आके किसी जगह धड़ाम से गिरा, उतनी ऊंचाई से कम 50 टन का मान लो एक पत्थर, हिम का पत्थर, बर्फ का चट्टान गिरा, जहां गिरेगा वो वजन से वहां क्या करेगा? गड्ढा क्रिएट कर देगा, और कालांतर में वो पिघल जाएगा, तो वो मलबा जो है वहां का उसमें मिल जाएगा, और बाकी बह जाएगा पानी। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होगा? वो एक तरीके से और पानी ऊपर से आएगा, तो उसको आगे नदी निकल जाएगा, छोटी धारा निकल जाएगी, तो एक गड्ढा सा झील बना देगा। यदि वो सूख गया तो ये गड्ढा हमॉक की तरह, इसी ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? हमॉक कहते हैं, ठीक है। दिखने में बिल्कुल उल्टा केम लगता है। ये तो केम और हमॉक एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का मतलब अपोजिट है, ठीक है। अब हम बात करें, एक बच्ची ने जो बोला था आउटवॉश, एक टॉपिक बताया था, केम बता दिया मैंने, हमॉक बता दिया मैंने। अब चौथा पॉइंट दे रखा है आउटवॉश। देखो, जैसे हमने पेनी प्लेन की बात की थी ना, हम पेडी प्लेन की बात किए थे, उसी तरीके से ये जो हिमनद की स्थलाकृति है, हिमनद की स्थलाकृति में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, जिसको आप हिमनद अवक्षेप मैदान या फिर आउटवॉश प्लेन कहते हैं। हिमनद अपक्षेप मैदान या आउटवॉश प्लेन हिमनदीय अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का एक प्रतीक है, एक मैदानी भाग है, समतल भाग है। यानी जब हिमनद का अगला भाग पिघलता है, तो उससे पिघलने से जो सरिता बनती है, जो जलराशि बनती है, नदी बनती है, वो रास्ते में जो टर्मिनल मोरेन होता है, उस टर्मिनल मोरेन को क्या करता है? ये पार करके दूसरी ओर जब ये उतरती है, तो उतरने के दौरान ये फैल जाती है आगे, धारा नहीं बना पाती है, बल्कि आगे फैल जाती है बहुत दूर तक। अभी जो हम वीडियो देख रहे थे, उसमें इस तरह से पानी को बहते हुए दिखाया था।
और जो वो पानी बहती है ना, धारा बहती है, तो वो पूरा चैनल नहीं बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन जमीन पर तैर, जैसे एक प्लेन जमीन पर आप पानी बहाते हो, जैसे सीढ़ी से पानी उतारो, तो सीढ़ी से एकदम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पानी छप छप करके नीचे उतर रहा होता है। सोचो यदि प्लेन जमीन पे तुमने एक बाल्टी पानी ऐसे ऐसे पानी फेंका, तो पानी ऐसे फ्लो करता है एकदम प्लेन पे, धो देता है उसको। सीढ़ी धोने के लिए कभी कभी मैं एक बाल्टी पानी गिरा देता हूँ सीढ़ी पे, तो पूरा सीढ़ी धोते हुए पानी उतर जाता है। ऐसे यदि ढाल वाली जमीन पर हम एक बाल्टी पानी मार दें तो आगे धो के निकल जाता है। तो ये पानी आया कहां से? बर्फ के पिघलने से। किसको पार करके आया? तो लास्ट वाला जो मोरेन था, जिसको अब टर्मिनल मोरेन कहते हैं, पार करके जब नीचे उतरा तो नीचे उसको जो जमीन मिला, वो कैसा जमीन मिला? पथरीला, गोल 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 पत्थर, भावर प्रदेश जैसा जमीन मिलता है। इस भावर प्रदेश वाले जमीन से जब वो नदी उतर रही होती है या जलधारी धारा उतर रही है, तो चैनल नहीं बना पाती है, ना भी आकार प्रदान कर पाती है, ना यू आकार प्रदान कर पाती है, क्योंकि उसको ढाल बहुत कम मिलता है, मंद ढाल होता है वहां का, क्योंकि लगभग प्लेन होता है। तो ऐसे में एक मैदान का निर्माण होता है, जिसमें वो हिमोड का जो कुछ मलबा जो उसके साथ मिक्स होके आ गया, महीन कण मलबा अवसाद, उसी अवसाद को, जिसमें चीका भी कुछ मात्रा होती है, कीचड़ की भी कुछ मात्रा होती है, उसको उसमें फैला देती है मैदान की तरह। इस तरह के मैदान को इस तरह के मैदान को हिमनद अवक्षेप मैदान कहते हैं। निक्षेप नहीं, अवक्षेप एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी था। आउटवॉश मैदान जो है, दो तरह का एक टर्म आया। एक 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 जो होता है वॉश आउट होता है। देखो थोड़ा सा मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था जब गुड़िया पूछी थी। एक होता है वॉश आउट, एक होता है आउट वॉश। वॉश आउट कौन करती है? वॉश आउट करती है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है बहुत चोट देते हुए, यानी फोर्स के साथ जमीन पर गिरती है, और जब ये जमीन पर गिरती है वर्षा का जल, तो चोट करती हुई यहाँ के किनारे के मलबे को कुछ कुछ नुकसान पहुंचाती हुई, गड्ढा करती हुई अपने साथ मिक्स करके लेके बहा जाती है, जिसको कहते हैं टॉप सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इस उर्वर मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है, इसको कहते हैं वॉश आउट। इसको क्या कहते हैं? वॉश आउट। जब वर्षा की तेज बूंदें, मूसलाधार वर्षा की बूंदें जब अपने साथ मृदा की ऊपरी परत को, उर्वर परत को अपने साथ बहा ले जाती है, तो उसको टॉप सॉइल इरोजन कहते हैं। खास करके जो रैन फॉरेस्ट है, रैन फॉरेस्ट एरिया में, या जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ऐसे हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में वॉश आउट होता है। ठीक है, लेकिन हम यहां क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं आउट वॉश प्लेन। पहले मुझे लगा कि वॉश आउट है, लेकिन ये दूसरा चीज है। आउट वॉश प्लेन क्या है? जहां हिमनद समाप्त होता है, वहां हिमनद अंतिम या अनंतिम हिमोड बनाता है। अनंतिम हिमोड बनाता है, टर्मिनल मोरेन बनाता है। और अंतिम हिमोड बनाने का मतलब है कि हिमनद वहां पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्नो लाइन पार कर जाता है ना, उसके नीचे तापमान इतना बढ़ जाता है कि हिमनद पिघलना शुरू हो जाता है। हिमनद के पिघलने से हिमनद और टर्मिनल मोरेन के बीच में पानी जमा हो जाता है, और ये पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हिमनद पिघल रहा है। हिमनद पिघल रहा है तो पानी बढ़ रहा है, और जब ये पानी बढ़ रहा है तो पानी आगे जाएगा। पानी को भला कौन रोक पाया है? पानी को रोकना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। अब पानी जब यहां से मूव करेगा तो टर्मिनल मोरेन यानी मलबा, टर्मिनल मोरेन का मतलब क्या हो गया? मलबा। एक इंपॉर्टेंट कॉल है।